बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से खबर यह है कि जुडिशल कमीशन के इजलास में आखिरकार ये फैसला कर लिया गया कि 4 में से 2 जजेस को बतौर एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तैनात किया जा रहा है। जिन 4 जजेस के नाम थे उनमें जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल के नाम की मंजूरी दी गई, चूंकि इससे पहले जस्टिस बाकिर और मशीर आलम जो हैं उन्होंने माजरत कर ली थी अपनी ज़ाती मसरूफियात की बिना पर, और उन्होंने बतौर सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक जज काम करने से इनकार कर दिया था। और उसके बाद जुडिशल कमीशन का ये इजलास मुनक्किद किया गया और इसमें ये फैसला किया गया है। लेकिन व्यूअर्स, जो ड्रामाई इसके अंदर एक एलिमेंट है, हमने पिछले 4 घंटों में, जब ये खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं, एक खबर पाकिस्तान के मीडिया पर और इक्तदार की राहदारियों में, और फिर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जुडिशल कमीशन जहां पे ये बैठा था, ये खबर पहुंचाई गई माजरत के साथ जस्टिस मजहर आलम मियां खेल की तरफ से कि सरकार, मैं बतौर एडहॉक जज काम नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने अपनी जो अवेलेबिलिटी के हवाले से जुडिशल कमीशन को आगाह किया, उसमें कोई रीजनिंग नहीं दी गई, लिहाजा ये कहना कि वो क्यों माजरत कर रहे थे ये रिपोर्ट नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके फौरी बाद जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया जाता है और इस जुडिशल कमीशन के इजलास में उनके नाम की मंजूरी दे दी गई। जस्टिस तारिक मसूद हैं जी, जिनके नाम की मंजूरी दी गई, और फैसला जिन लोगों ने इनकी मुखालफत की है, ये जुडिशल कमीशन है ना, इसकी जो कंपोजिशन है वो 9 लोगों पर मुश्तमिल होती है, और इनमें जस्टिस मुनीब अख्तर ने दोनों नामों के ऊपर अपनी रिजर्वेशन शो की थी, और इसके साथ साथ जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याया अफरीदी ने जस्टिस मजहर आलम मियां खेल की मुखालफत की। अब देखना ये होगा कि वो कौन से ऐसे हालात हैं, वो कौन सी ऐसी मजबूरी है कि जस्टिस मजहर आलम मियां खेल जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बतौर एडहॉक जज, और वो भी 1 साल के लिए काम करने पर राजी हो गए, और 1 साल के अंदर ये किस नौयत के केसेस को टेकअप करेंगे और जो फुल बेंच बनाए जाएंगे क्या उनमें इनको बिठाया जाता है या नहीं जाता, और आखिरी वक्त में किसके कहने पर इन्होंने ये ओहदा जो है वो कबूल किया। क्योंकि इससे पहले इस मामले को 2 जजेस की तरफ से जुडिशल कमीशन में भी उठाया गया कि मजहर आलम मियां खेल माजरत कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद काजी साहब ने इस मामले को पिच किया और इस खूबसूरती के साथ कि इसके ऊपर फैसला भी हुआ, और अब उन्हें बतौर एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तैनात कर दिया गया है। व्यूअर्स, देखना ये होगा कि हालात कब बदले, कैसे बदले, और इनके घर के हालात क्या इतने बुरे हो गए हैं कि उन्हें बतौर एक जज जो उन्हें ऑफर करवाई गई थी, पहले वो माजरत करते हैं और फिर उसके बाद उसे कबूल कर लेते हैं। वो अवामिल ऐसे कौन से हैं जिसमें ये पूरे का पूरा खेल जो है वो खेला जा रहा है, और ये इस खेल का भी हिस्सा बन गए। आपने पिछले 3-4 दिनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर ये देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फैसला आता है, हुकूमत के लोग टेलीविजन पर बैठकर ये कहते हैं कि यार हमारे पास हर चीज़ का एक हल मौजूद है। लोगों में एक तजस्सुस पैदा हुआ कि ये किस हल की बात कर रहे हैं। तो थोड़ी देर के बाद एक खबर पाकिस्तान में काजी साहब की तरफ से ये आई कि हुकूमत ने 4 जजेस को बतौर एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तैनात करने की मंजूरी दे दी है, और इसे जुडिशल कमीशन के सामने रखा जाएगा, और फिर ये फैसला होगा कि इनको बतौर जज तैनात करना है या नहीं करना। हमने 2 जजेस को इस फैसले से पीछे हटते हुए देखा। 2 जजेस ऐसे हैं जिन्होंने इसको कबूल किया, एक ने माजरत की, और अब जस्टिस तारिक मसूद साहब अब उस सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा हैं जहां पर बेंचेस बनाकर मखसूस नशिस्तों के फैसले के ऊपर यलगार की जाएगी। देखना व्यूअर्स ये भी होगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने रिजर्वेशन शो की किसके नाम के ऊपर, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल के नाम के ऊपर। आप बतौर एडहॉक जज ऐसे चीफ जस्टिस के अंडर काम करेंगे, तो मेरा और पाकिस्तान की आवाम का वही सवाल है, $1 मिलियन क्वेश्चन, कि ऐसे कौन से हालात हैं, ऐसी कौन सी मजबूरी थी जस्टिस साहब कि आप इस आपकी मुखालफत के बावजूद आपने इस ओहदे को कबूल किया। और यह भी देखना होगा कि आप कबूल करते हैं, आपकी माजरत स्टैंड करती है या नहीं करती, और जो माजरत की गई वो रिटन फॉर्म में मौजूद थी, तो उस माजरत का क्या जवाब आया, और फिर किसने किसको पैगाम भेजा कि खबरदार लाइन में लगो और जज बनो और कौम की खिदमत करो। अब ये कौम की खिदमत होगी या किसकी, ये देखना होगा। लेकिन खबर व्यूअर्स ये है कि 1 साल के लिए जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस मियां खेल जो हैं, मजहर आलम मियां खेल, इनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एडहॉक जज जो है वो लगा दिया गया है,
اور خبر یہ بھی آئی کہ جسٹس مظہر عالم نے کی جو مخالفت ہے وہ جو 2 ججز کی طرف سے کی گئی، جسٹس منیب اختر نے دونوں تعیناتوں کی مخالفت کی، اور جسٹس سید منصور علی شاہ اور جسٹس یحییٰ افریدی نے مظہر عالم کے نام کی مخالفت کی ہے۔ ان حالات میں دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو فیصلہ ایک 8-1 سے آیا اور پھر ایک غالباً 6-3 کا فیصلہ ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو کمپوزیشن ہے وہ کہاں سٹینڈ کرتی ہے، اور آنے والے دنوں کے اندر سپریم کورٹ جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی سپریم کورٹ ہے، یعنی وہ چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں، وہ ان دونوں تقرریوں کو کس طرح سے یوٹیلائز کرتے ہیں اور سپریم کورٹ میں کیا ایک نئی شکل ہمارے سامنے نکل کر سامنے آئے گی۔ میں ویورز آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ آج ہم نے پاکستان کے اندر ایک اور بھی کام ہوتے ہوئے یہ دیکھا، اور یہ فیصلہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے کیا گیا۔ جو ان کی اسٹیٹمنٹ جاری ہوئی ترجمان صاحب کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، یعنی الیکشن کمشنر نے ایک اجلاس بلایا اور اس میں فیصلہ یہ کیا گیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو فیصلے ہیں اس پہ منو ان عمل کیا جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ منو ان عمل کریں گے، آئین اس حوالے سے بڑا واضح ہے اور آپ کو یقیناً باؤنڈ کرتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں پر عمل درآمد، اور سبمیشن جو آپ کی ہے آپ کو جو آپ نے اپنے ترجمان کے ذریعے پاکستان کی عوام کے سامنے رکھی کہ ہم نے کبھی بھی پاکستان تحریک انصاف کو پارٹی کے حوالے سے جو فیصلہ دیا اس میں ان کے خلاف نہیں گئے، اور ہم نے کبھی بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی غلط تشریح نہیں کی۔ سر آپ سے غلط تشریح ہوئی، سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ ہماری طرف سے ایک فیصلہ آتا ہے، لیکن الیکشن کمیشن نے اس کی غلط تشریح کر کے ایک جمہوری جماعت کو اس کے حق سے محروم کر دیا۔ اب بعض لوگ یہاں پر یہ سوال کر رہے ہیں کہ جناب آئین کو ری رائٹ کیا جا رہا ہے۔ سر یہ آئین کو ری رائٹ نہیں کیا جا رہا، آپ کی غلطی کو سدھارا گیا۔ الیکشن کمیشن نے اپنے ترجمان کے ذریعے یہ بھی کہا کہ ہم نے لیگل جو ہمارا آفس ہے وکلا کو یہ بتا دیا کہ اگر کہیں پر کوئی چیز کلیئر نہیں ہے تو آپ دوبارہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان جا کر کلیئرفیکیشن لے سکتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ترجمان صاحب جو باتیں کر رہے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کروائیں گے، کیا واقعی باتیں اتنی سادہ ہیں؟ ایسا نہیں ہے سر، حالات کچھ اور ہیں، اور الیکشن کمیشن نے جو گیم ڈالی ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ الیکشن کمیشن کا خیال تھا کہ ہم ڈیلنگ ٹیکٹکس اپنائیں گے، پہلے جو لوگ پاکستان تحریک انصاف کے سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے لڑے یا آزاد تھے ان کے خلاف ایک کریک ڈاؤن کروائیں۔ اب آپ نے یہ ایونٹس جو ہیں ٹائم لائن کو ذرا غور سے دیکھنا ہے کہ یہ کس طرح چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں اور الیکشن کمیشن نے یہ کیوں کہا اور اس کے پیچھے کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ پہلا ہدف تھا لوگوں کو اٹھایا جائے، اغوا کیا جائے، اور اس کی کنفرمیشن فیصل واڈا جیسے لوگوں نے کی کہ جناب میں تو کچھ دنوں میں دیکھیں ایک فارورڈ بلاک بنتا ہوا پاکستان تحریک انصاف میں دیکھ رہا ہوں، تو بھائی فارورڈ بلاک آپ جو فارورڈ ہو کر یہ جو بیانات دے رہے تھے، کہاں ہے وہ فارورڈ بلاک؟ نہیں بنا، یہ سازش بھی ناکام ہو گئی، فارورڈ بلاک نہیں بنا، اور پھر یہ کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ تتر بتر ہو جائیں گے، وہ بھی نہیں ہوئے۔ سارے کے سارے لوگوں نے بیان حلفی جمع کروایا اور الیکشن کمیشن کے دفتر میں وہ جا چکا ہے، یہ سازش بھی ناکام ہو گئی۔ اب الیکشن کمیشن کے پاس کیا آپشنز تھے؟ الیکشن کمیشن ایک ٹول کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ وہ لوگ جو کھیل رہے تھے انہوں نے الیکشن کمیشن کو مزید وقت دیا، کس طرح کہ یار ہم مخصوص نشستوں کے فیصلے سے پہلے اور اس کو پلٹنے کے لیے ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی کرتے ہیں، نمبرز بڑھیں گے، اور ادھر سے قاضی صاحب یہ کھیل جو ہم کھیل رہے ہیں اس میں اس کیس کو لگائیں گے، بینچ بنے گا اور فیصلہ ہم الٹا دیں گے، اور پھر تمہارے پاس جو امپلیمنٹیشن والا جو تلوار تمہارے سر پہ لٹک رہی ہے یہ نہیں لٹکے گی۔ لیکن وہاں پر کیا ہوا، 4 میں سے 2 بھاگ گئے، 2 رہ گئے، ایک بھی ابھی ڈاماڈول ہے کہ وہ بطور ایڈ ہاک جج اپنا حلف اٹھاتا ہے، کام کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ نمبرز ابھی بھی اس فیصلے کے زیادہ ہیں، یاد رکھیے گا سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان کی یہ سازش بھی ناکام ہو گئی، تو پھر الیکشن کمیشن کے پاس کیا راستہ بچتا ہے؟ الیکشن کمیشن نے یہ سوچا کہ ہم ایک سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں، اور سٹیٹمنٹ یہ ہوگا کہ سرکار ہم آپ کے فیصلوں پر عمل درآمد کروائیں گے، اور جہاں پر کوئی رکاوٹ ہوگی تو آپ سے رجوع کریں گے۔ مزید وقت جو ہے وہ مانگا گیا ایک سٹیٹمنٹ کے ذریعے، اور ڈیلنگ ٹیکٹکس کے طور پہ سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن اس کے اوپر عمل کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ ان کے خیال میں چھٹیاں ختم ہوں گی، نظر ثانی درخواست شروع ہو جائے گی، اور مین وائل ہم اپنے سٹیٹمنٹ کو بنیاد بنا کر کہیں گے کہ سر ہم نے تو کبھی بھی انکار نہیں کیا، ہم تو چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر عمل درآمد ہو، کچھ چیزیں کنفیوژن تھی، ہم آپ کے پاس چل کر آ گئے، لیکن پیچھے پاکستان کی حکومت گیم یہ ڈال رہی ہے کہ انہوں نے درخواستیں دے دی،
मजीद लोग भी दरखास्त और फरीक बनने जा रहे हैं मखसूस नशिस्तों की अपील के अंदर, और एक बेंच बनेगा, काजी साहब उस बेंच की सरपरस्ती करेंगे और फिर एक कोशिश की जाएगी कि इस फैसले को उल्टा जाए। तो इलेक्शन कमीशन जो ये कह रहे हैं ना कि हम फैसले पर अमल दरामद करवाएंगे, सर फैसले पर अमल दरामद नहीं होगा, और उन्होंने ये टाइम बाय किया है। और ये पूरे का पूरा खेल जो 3 इवेंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं ना, इसके जरिए इस फैसले को पलटने की कोशिश की जा रही है। तो आज पाकिस्तान का इलेक्शन कमिश्नर अच्छे बच्चों की तरह आपको ये कहता हुआ तो नजर आएगा, लेकिन पीछे एक घनौना खेल खेला जा रहा है। मैं व्यूअर्स आपको ये भी खबर दे दूं कि नून लीग का वफ्द और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक बैठक हुई है ऐवान सदर के अंदर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैठक इसलिए भी थी कि नवाज शरीफ साहब ने, बाबूजी ने मरी के अंदर कुछ फैसले किए, और इन फैसलों का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था। मखसूस नशिस्तों के केस के बाद ये फैसला किया गया कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए, और पाबंदी के साथ साथ 3 लोगों के ऊपर आर्टिकल 6 भी लगाकर उन्हें हमेशा के लिए जेल में रखा जाए। इस फैसले का ऐलान करना था, और खबर यह भी लगी कि नवाज शरीफ को ब्रीफ किया गया कि शहबाज शरीफ ने ऐवान सदर में आसिफ अली जरदारी साहब को बता दिया है और ये बात उनके इल्म में है। ठीक हो गया, लेकिन हालात और बातें इतनी सादा नहीं थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बयानात आना शुरू हो गए। 2 चेहरे हैं जी उनके, जो चेहरा जब ज़रूरत पड़ती है वो निकाल कर कौम को दिखा देते हैं, और उन्होंने इस पूरे खेल के अंदर अपना जो ड्यूल फेस था वो कौम को दिखाया। बाहर लोग निकले, तनकीद की गई, ऐसे फैसलों पर अमल दरामद नहीं होगा। शहरी रहमान, शर्जील मेमन, फरतुल्ला बाबर और फिर कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने ये तनकीद की, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि इस तनकीद का जवाब साथ में इनकी रजामंदी से भी आया कि जो पार्टी फैसला करेगी, शहरी रहमान ने कहा कि हम उसको कबूल करेंगे और पार्टीज के ऊपर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। लेकिन डॉन ने इसे रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी साहब ये कहते हैं, और नईर बुखारी साहब की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आई कि हम कैबिनेट के हर फैसले के साथ खड़े होंगे। तो उसके बाद एक सिचुएशन ये पैदा होगी कि अगर आप इत्तेहादियों को इत्तेमाद में नहीं लेंगे तो फिर क्या होगा। इसीलिए ये बैठक ऐवान सदर में हुई है जी, जहां पर इरफान कादिर, अहमद चीमा, इसहाक डार, आजम नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर ऐवान साहब भी शरीक हुए, और इस बात पर यह गौर किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर अगर पाबंदी लगाई जाती है तो पाबंदी के क्या असरात होंगे अदालतों में, आप किस तरह से इस पाबंदी को जस्टिफाई कर सकेंगे, क्योंकि इस पाबंदी के बाद आपने एक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भेजना है। व्यूअर्स, द क्लॉक इज टिकिंग, याद रखिएगा, वक्त कम है काजी साहब के पास, और फिर मामलात जो जाने हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के पास जाने हैं। लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है, क्योंकि अगले 3 साल यकीनन जस्टिस मंसूर के जो फैसले हैं वो पूरे निज़ाम पर असरअंदाज होंगे। 3 बरस के लिए उन्होंने आना है, और ये लॉन्गेस्ट टेन्योर होगा, और ये बात मरियम को शायद मालूम है, इसलिए आज मरियम ने इतना बड़ा मुंह खोल के पाकिस्तान की अदालतों के ऊपर तनकीद की है। और अब इस बात का भी जायजा लिया जा रहा है कि अगर हमने तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये ऐलान किया और हम सुप्रीम कोर्ट में गए तो हमें अदालतों में से कैसे इसका दिफा करना है, हमारे पास कितना मार्जिन है, हमारी जीत कितनी यकीनी है। ये तमाम फैसले ऐवान सदर में हो रहे हैं। फिर उसके बाद ये भी चीज़ देखी जाएगी कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस फैसले में ऑन बोर्ड आती है तो उन्हें सियासी कीमत क्या अदा करना पड़ेगी, और इस बदले यानी इस पूरे खेल में जो उनका रोल है उसके बदले उन्हें क्या दिया जाएगा। और फिर आसिफ अली जरदारी साहब इस मामले के ऊपर भी कोई हमें डील करते हुए नजर आएंगे, और फिर दोनों जमातें जो सियासी कीमत आपको अदा करना पड़ेगी, इस हवाले से भी इस वक्त जो है वो बातचीत जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का फैसला, ये दोनों जमातों की एक सियासी मौत होगी। आप करके देख लें, आपको अदालतें कभी भी इसके ऊपर अपनी मोहर नहीं लगाने देंगी, और अगर रेफरेंस आ भी गया तो यकीनन ये हुकूमत वक्त और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक बहुत ही मुश्किल पॉलिटिकल मूव जो है वो नज़र आ रही है। व्यूअर्स, इत्तेहादियों को इत्तेमाद में लेने के लिए ये सब कुछ किया गया, लेकिन इत्तेहादी इस पूरे मामले में अपने लिए कोई बेहतरीन सी डील जो है वो तलाश कर रहे हैं, और जरदारी साहब ने हमेशा यही खेल जो है वो खेला है। मैं व्यूअर्स आपको ये भी खबर दे दूं, चूँकि इलेक्शन कमीशन की कुछ बातें ऐसी हैं जो उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज़ के ज़रिए और जो तर्जुमान साहब हैं उनके ज़रिए जो इस वक्त पाकिस्तान की आवाम के सामने रखी, वो ये कहते हैं कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त नहीं थे, जिसके नतीजे में बैठकर निशान वापस लिया गया, लिहाजा इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम तराशी इंतहाई नामुनासिब है। इतलात ये भी हैं कि इलेक्शन कमीशन मज़ीद ताख़ीरी हरबे जो है वो इस्तेमाल करेगा इस तरह के बयान देकर, और जो तफसीली फ़ैसला है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से मखसूस नशिस्तों के मामले पर कि हमने
जो प्री रिक्विजिट्स है वो पूरे नहीं किए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की गलत तशरीह की गई। और अगर कोई ये समझता है कि इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है वो इस्तीफ़ा दे देंगे तो ये इंतहाई मुज़ाहका खेज़ जो है वो डिमांड है जिसे पूरा नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन अपना खेल खेल रहा है, डिलिंग टैक्टिक्स अपनाकर काजी साहब को ये वक्त दिया जा रहा है कि वो जाने से पहले अपनी सुप्रीम कोर्ट को इन ऑर्डर करें और इस फैसले के हक़ में जो एक मेजॉरिटी वोट है वो तलाश करें। ये उनके लिए एक सबसे बड़ा एक चैलेंज है जिसके लिए पूरे का पूरा जो खेल जो है वो खेला गया है। व्यूअर्स, दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो गठजोड़ है इस पूरी हुकूमत का पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और यकीनन वहाँ से भी ये एक तरह से डेस्परेट मूव है। और इस डेस्परेट मूव के नतीजे में आज हमने मरीम को बोलते हुए देखा, और मरीम नवाज़ जिस किस्म की धमकियाँ जो हैं वो दे रही थी, क्योंकि बाऊजी के पास ना बयानियाँ नहीं हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास बयानियाँ नहीं हैं। तो अब ये डेस्परेट मूव पाकिस्तान की अदालतों के ख़िलाफ़ जो इन्होंने महाज खोला इस्टेब्लिशमेंट की मदद से, ये बयानियाँ बनाने की कोशिश करेंगे। और आप आने वाले अगले 1-2 हफ्तों में मज़ीद ये चीज़ें देखेंगे कि पाकिस्तान की जो अदालतें हैं उनके ख़िलाफ़ ये बयानियाँ मज़ीद जो है वो तेज़ हो जाएगा। मैं भी आपको आखिर में ये खबर दे दूं कि खबर मानिका साहब की एक नई आजमाइश शुरू हो गई है, और उन्होंने जो इद्दत में निकाह का जो मामला था और जो फ़ैसला बुशरा बीबी और इमरान खान के हक़ में आया और उन्हें बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया, अब इसे चैलेंज करने के लिए ये एक अदालत में पहुँचे हैं। और खबर मानिका ने इसे जो बरीयत थी इसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है, जिसमें हुकूमत, इमरान खान और उनकी अहलिया को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि एपलेट कोर्ट ने केस के अहम पहलू नज़रअंदाज करते हुए इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा कलअदम करार दी। एपलेट कोर्ट ने इस्तग़ासा के गवाहान के बयानात को भी मलहूज़ खातिर ना रखा। कोर्ट की जानिब से दोनों मुल्ज़मान की बरीयत का फैसला कानूनी तौर पर कायम नहीं रह सकता। इस्तदा की गई कि एडिशनल सेशन जज का सज़ा के ख़िलाफ़ अपीलें मंजूर करने का 13 जुलाई का फैसला कलअदम करार दिया जाए और दोनों की सज़ा को बहाल किया जाए। और खबर मानिका साहब से एक सवाल भी जी वहाँ पर कुछ लोगों ने किया, और क्या सवाल था जिसके बाद उनकी शारह दस्तूर पे दौड़े देखी गई। खबर मानिका से सवाल किया गया कि आपकी बेटी सर पे कुरान उठाकर कहती है कि मेरा बाप एक झूठा आदमी है, और ये वीडियो इस वक्त मौजूद भी है और बुशरा बीबी बेकसूर हैं। और इस सवाल के जवाब में खबर मानिका ने कहा कि मेरी बेटी पर कोई सवाल ना करो। और सहाफ़ी ने जब ये सवाल किया तो ये भी उन्होंने कहा कि सर अगर आप सच्चे हैं तो आप भी कुरान उठा लें। तो इसके बाद वो नज़र नहीं आए। अब झूठा आदमी कैसे नज़र आएगा? आपने कुरान को भी बीच में लाना शुरू कर दिया, और लोग कुरान उठाकर, चाहे वो जर्नैल हों, वो अपनी जो इनोसेंस है उसे ज़ाहिर करने की कोशिश करते हैं। आप कुरान उठाएं, लेकिन ज़रूर सच्चे कुरान उठाएं। और कुरान उठाने की जब बात आती है तो खबर मानिका जो हैं वो आपको शारह दस्तूर पर भागते हुए नज़र आएंगे। व्यूअर्स, पाकिस्तान के अंदर ये जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, जहाँ पे अदालतें फ़ैसले जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में दें, तो आप उन अदालतों को नहीं मानते। आप के गुड गवर्नेंस के मसाइल हैं, आपको उन पर फोकस करना चाहिए। मईशत कहाँ से कहाँ चली गई। लेकिन पाकिस्तान में पिछले जो अगर आप 12 घंटों को एनालाइज़ करें, एक साल को छोड़े, सिर्फ 12 घंटे को एनालाइज़ करें, तो पूरे मंजरनामे के ऊपर, तमाम अखबारात के अंदर, तमाम टेलीविज़न के टॉक शोज़ के अंदर जितनी भी इस वक्त बहस हो रही है, और जितने हज़ारों की तादाद में जो वीलॉग्स होते हैं, आपको नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया, मखसूस नशिस्तों का केस, इलेक्शन कमीशन और लोगों को हमने इलेक्शन कमीशन पहुँचने नहीं देना, अगवा हो गए, आपको ये खबरें मिलेंगी। कहीं पर कोई प्लान आम आदमी को रिलीफ देने के लिए मौजूद नहीं है। कहीं पर कोई प्लान आम आदमी को, ये बिजली के बिल आ रहे हैं, इसको कैसे आपने काउंटर करना है, आपको नज़र नहीं आएगा। अच्छा, मुझे एक चीज़ और भी लगती है, और वो ये है कि ये जानबूझकर भी चीज़ें उछाली जाती हैं, इसलिए कि हुकूमत जो गुड गवर्नेंस के मसाइल हैं, जो मईशत से जुड़े हुए मसाइल हैं, उनके ऊपर कोई बात ना करे। और अगर कोई बात करेगा तो आप क्या जस्टिफिकेशन पेश करेंगे कि मुल्क के अंदर महंगाई है जी? कोई ये तो नहीं कहेगा कि है तो क्या करोगे, जाओ जो कुछ करना है कर लो। कोई आपको तोड़ी नहीं लगाएगा। जैसे आप सुप्रीम कोर्ट को लगाते हैं, एक फैसला आता है पीटीआई के हक में, और आप कहते हैं कि हम एक एक इंच की हिफाजत करेंगे, हम आहनी हाथों से आपके साथ निपटेंगे। आपने तड़ियाँ लगाना शुरू कर दी, धमकियाँ देना शुरू कर दी। लेकिन जब आम आदमी के रिलीफ की बात आती है, कोई ये नहीं कहेगा कि अगर तुमने रिलीफ की बात की और महंगाई को कम करने की बात की तो हम तुम्हारे से भी आहनी हाथों से निपटेंगे।
تو پاکستان کے اندر جو ایشوز ہیں وہ نان ایشوز بن گئے, اور جو نان ایشوز ہیں وہ اس وقت ایشو بنے ہوئے ہیں, اور ایک ٹگ آف وار, گیم آف تھرونز کا سیزن, بلکہ یہ بگ ہاؤس جو ہے نا وہ بنا ہوا ہے پاکستان کا سیاسی منظرنامہ, جہاں پر روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو ہے یہ سارے کے سارے معاملات آپ دیکھتے ہیں. ویورز, میں آپ کو خبر یہ بھی دے دوں کہ پابندی کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ تحفظات موجود ہیں, اور پیپلز پارٹی کو یہ بھی نظر آتا ہے نا کہ کل کو اگر ہمیں حکومت گرانے کے لیے ان سے اتحاد کرنے کی بات چلانا پڑی تو آج ہم پابندی لگا رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اپنے جو پولیٹیکل آپشنز ہیں وہ بھی ختم کر دیے. تو پیپلز پارٹی کو سوچ سمجھ کر آگے دیکھنا پڑے گا, کیونکہ کل کو اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی پی ٹی آئی سے مذاکرات کی بات کرے گی تو آپ آج پابندی لگا کر یہ راستہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیں گے. آپ کو پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, آپ کو ہر اس سیاسی جماعت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے جو جمہوری اس وقت سٹرگل کر رہی ہے. جو آمروں کی پارٹیز ہیں, نون لیگ ایک آمر کی پارٹی ہے, نون لیگ آمروں کی آشیرواد سے اس وقت موجود ہے اقتدار کے اندر. یہ ڈیلز کر کے ہمیشہ آتے رہے, اور یہ جو بغل بچے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے, یہ ان کی سپورٹ سے اس وقت اقتدار میں موجود ہے. اب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ پی ٹی آئی جو ایک جمہوری جماعت ہے اس کے ساتھ آپ کھڑے ہوں گے, یا اس جماعت کے ساتھ جس کا مستقبل پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ہاں اور نہ میں جڑا ہوا ہے. ویورز, اسد کیسر صاحب پی ٹی آئی اور جے یو آئی فیک کمیٹیوں کی سطح پر جو باضابطہ طور پر مذاکرات کی جو بات ہو رہی تھی, اب خبر یہ آ رہی ہے کہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ اور پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے کمیٹیز بنانے کی اب بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اس کے حوالے سے میں آپ کو اگلی ویڈیو میں تفصیل سے آگاہ کروں گا کہ پی ٹی آئی کے لیے مذاکرات دیگر جماعتوں سے کتنے امپورٹنٹ ہے, اور آج کا یہ فیصلہ سپریم کورٹ پاکستان جوڈیشل کمیشن کا یہ فیصلہ کس طرح سے اثر انداز ہوگا تحریک انصاف کے کیسز پر اور سیاسی منظرنامے کے اوپر. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.